हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार्य डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सीए वत्सल शाह। फ्रेंड्स, आज सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट का हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट टॉपिक नेम इज नथिंग बट इंड एस 19। एंड फ्रेंड्स, इंड एस 19 का नाम है एम्प्लॉई बेनिफिट्स। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड ये पर्टिकुलर इंडेक्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके लिए नया है। उसके रिलेटेड हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 था, इंटरमीडिएट लेवल पे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 आपके सिलेबस में नहीं था, बल्कि टॉपिक के डायरेक्टली रिलेटेड आप इंडेक्स यहां पे पढ़ रहे हो। सर, ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स की जरूरत क्या थी? आज तक के बाकी के हर एक एएस एंड इंडेक्स चेक कर लो, आप जो आपके एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट कर रहे थे उसका अकाउंटिंग कैसे करने का, उसके लिए कहीं पे भी कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं दिया था। तो इंडेक्स 19 हमको वही दिखाएगा कि एक एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को एक बेनिफिट पास ऑन करता है, वो एम्प्लॉय के लिए वो एक बेनिफिट है, एक इनकम है, पर एम्प्लॉयर के लिए वो एक्सपेंस है ना। वो एक्सपेंस को कैसे हमारी बुक में रिकॉर्ड करेंगे? तो आपको जब चालू करो उसके पहले आपके दिमाग का डाउट क्लियर कर दो। दिस इंडेक्स 19 इज एप्लीकेबल इन द बुक्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड नॉट इन द बुक्स ऑफ एम्प्लॉई। ये सब कुछ जो अब मैं कथा करने वाला हूं वो एम्प्लॉयर के लिए काम का है, वो एम्प्लॉई के लिए काम का नहीं है। तो सर, इसको स्पेसिफिक एक इंडेक्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी? आंसर इज यस, बिकॉज आज के मॉडर्न स्ट्रक्चर में हम बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहे हैं। सैलरी से, आपका वेजिस से, आपका बोनस है, वो सब कुछ तो नॉर्मल अकाउंटिंग था। पर मैं मेरे एम्प्लॉय को बोलूं, चल तो एक काम कर, आज ये मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले, तू जब यहां से रिटायर होगा तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मैं तुझे तेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 25% इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज जितना पेमेंट कर दूंगा। फ्रेंड्स, अगर दिमाग चले तो मैं एक्चुअली 3 फैक्टर बोला। एक बोला लास्ट ड्रॉन सैलरी, दूसरा बोला दैट इज नथिंग बट 25%, एंड तीसरा बोला कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। दिमाग चले तो ये 3 फैक्टर में थे। सर मेरा जस्ट एक ही फैक्टर फिक्स है, कौन सा? दैट इज 25%। उसके अलावा दोनों फैक्टर, मतलब मेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या होगी, मेरे लिए कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज क्या होगा, वो मुझे कुछ पता ही नहीं है। एंड अगर मान लो आई एम एक्सपेक्टिंग ये एम्प्लॉय मेरे वहां पे 10 साल काम करेगा ना, 10 साल के बाद ये मेरी कंपनी को छोड़ के चला जाएगा, तो कहने से 10 साल के बाद मुझे उसको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। अपने आप को पूछो, जो मैं 10 साल के बाद उसको जो पेमेंट करने वाला हूं, वो 10th ईयर का खर्चा है कि टोटल आज का खर्चा है कि टोटल 10 साल का खर्चा है? तो कहने से वो टोटल 10 साल का खर्चा है। तो एवरी ईयर मुझे उसमें से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करना पड़े। पूरे इंडेक्स में हम सब कुछ एस्टिमेट करके आज हमारी बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड इट्स एन ऑब्वियस, एस्टिमेट मैनेजमेंट भी कर सकता है। कई बार हम एक्चुअरी की भी हेल्प लेंगे एंड उसके पास एक एक्चुअरी का रिपोर्ट ले लेंगे। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बोल दूं, मैं उसको जो 10 साल के बाद पेमेंट करने वाला हूं, कहने से अगर उसका अकाउंटिंग मुझे आज से करना है तो एक और प्रॉब्लम आएगा कि 10 साल के बाद जो पेमेंट करने वाला हूं वो तो मेरी फ्यूचर वैल्यू है। एंड कहने से अगर मुझे मेरी बुक में अकाउंटिंग आज से स्टार्ट करना है तो इट इज एन ऑब्वियस कि मुझे उसका क्या निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू भी कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो पूरे इंडेक्स में बहुत सारी जगह पे हम उसका कुछ डिस्काउंटिंग की भी करने वाले हैं। जो लोग ये लेक्चर फर्स्ट टाइम मेरा सुन रहे हैं उनको मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, मैं यहां से जो भी ब्लैक इंक में लिख रहा हूं वो जस्ट आपको समझा रहा हूं, आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है। रीडिंग में जो भी लिखूंगा वो सब कुछ आपको भी नोट डाउन करना पड़ेगा। क्लियर? चालू करूं उससे पहले सबसे पहले मुझे आपको मतलब समझा देना पड़े, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय किसको बोलते हैं? इंडेक्स 19 क्लियर कट बोल रहा है, एम्प्लॉय कुछ भी हो सकता है। इट मे बी अ पार्ट टाइम और इट मे बी अ फुल टाइम, इट मे बी अ स्किल्ड और इट मे बी अ अनस्किल्ड। एंड 2 लोगों के लिए स्पेसिफिकली बोला, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड आपका होल टाइम डायरेक्टर। ये सब लोग आपके लिए एक एम्प्लॉय है। पर यस, मैं यहां पे क्लैरिफिकेशन दे दूं, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर मतलब व्हाट, विच आर अपॉइंटेड बाय द मैन पावर एजेंसी, वो कोई पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं हो गए, वो किसके एम्प्लॉइज होने वाले? मैन पावर एजेंसी के। सबसे पहले इस डेफिनेशन को हम आराम से देखें। मैंने बोला इट मे बी अ पार्ट टाइम और इट मे बी अ फुल टाइम। मेरी कंपनी का कुछ
आवर्स हमने डिसाइड करके रखा है कि हमारी कंपनी 8 घंटे काम करेगी। बहुत लोग बहुत फालतू क्वेश्चन पूछते हैं और ऐसा बोलते हैं सर अगर कोई हमारे वहां पे 2 घंटे के लिए आता है तो भी वो हमारे लिए एम्प्लॉय होगा। हाँ हो सकता है, क्लियर, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 2 करके एग्जैक्ट 4 आवर्स होगा तो ही वो पार्ट टाइम होगा, ऐसा होने वाला नहीं है। इट में भी पार्ट टाइम और इट में भी फुल टाइम। स्किल्ड हो कि अनस्किल्ड हो, मतलब फ्रॉम द टॉप लेवल हो या सिंपल आपका क्लीनिंग स्टाफ भी है, अगर वो मेरी कंडीशंस फुलफिल कर देगा तो वो आपके लिए एम्प्लॉय हो सकता है, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द होल टाइम डायरेक्टर। फ्रेंड्स मुझे ये 2 को पकड़ के स्पेसिफिकली क्लैरिफिकेशन देना है। मेरे से ज्यादा इनकम टैक्स एक्ट आपको आता है, पर यस मैं आपको थोड़ा इनकम टैक्स के बारे में क्लैरिफिकेशन दूं। इनकम टैक्स में भी हम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर को कुछ भी पेमेंट करें तो उसको हम सैलरी मानते हैं। मैं 2 पार्ट कर रहा हूं, एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर एंड दूसरा होता है अदर। आप फ्रेंड्स ध्यान रखना, बाकी किसी भी डायरेक्टर को अगर कुछ भी रेम्यूनरेशन का पेमेंट करते हो कि सिटिंग फीस का पेमेंट करते हो तो उस लोगों को आप मानते हो प्रोफेशनल सर्विसेज। एंड फ्रेंड्स उसको प्रोफेशनल सर्विसेज मानते हो ना, तो अगर उनके पेमेंट पर अगर आपको कुछ भी टीडीएस में डिडक्ट करना है ना तो उसका टीडीएस मुझे आता है वहां तक आप सेक्शन 194 जे में करते हो, है ना, लिखा है ना सेक्शन 194 जे में कि आपको प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज पर 30,000 रुपीज से ऊपर का कुछ अगर पूरे साल में पेमेंट करो तो आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। नाउ कुछ टेक्निकल सर्विसेज के लिए थोड़ा अमेंडमेंट है, वो ठीक है, वो इनकम टैक्स में पढ़ लेना, मतलब प्रोफेशनल सर्विसेज पर आपको 194 जे में आप टीडीएस डिडक्ट करते थे। पर यस मैं बोल दूं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर को अगर आप कुछ भी रेम्यूनरेशन का पेमेंट करते थे अंडर इनकम टैक्स ऑल्सो उसको सैलरी ही कंसिडर करते थे, एंड उनका अगर आप टीडीएस डिडक्ट करते थे ना वो सेक्शन 192 में करते थे। मेरा अकाउंट एंड इनकम टैक्स दोनों सेम लेवल पर चल रहा है। हम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर को अगर कुछ भी पेमेंट करते थे तो उसको इनकम टैक्स में भी हम उसको सैलरी ही मानते थे, मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ही कंसीडर करते थे। और इंडिया 19 में बोल रहा है कि अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर को कुछ भी पेमेंट करोगे वो आपके लिए एम्प्लॉय है एंड वो मेरे इंडिया 19 की डेफिनेशन में फॉलो हो जाएगा। क्लियर, ये चीज फोकस करना। दूसरा मैंने बोला था अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है जहां पे आपका मैन पावर एजेंसी थ्रू अपॉइंट हुआ है वो आपके एम्प्लॉइज नहीं है, वो किसके एम्प्लॉइज है तो वो सिंपल आपके मैन पावर एजेंसी के एम्प्लॉइज हो गए। सर इसमें पता नहीं चला तो एक एग्जांपल दो, नौकार इंस्टीट्यूट, क्लियर, उन लोगों को सिक्योरिटीज की रिक्वायरमेंट है, हमको टोटल 100 सिक्योरिटी चाहिए हमारे अलग अलग प्रीमाइस पर। नौकार इंस्टीट्यूट ने क्या किया, हमने एक भी सिक्योरिटी अपॉइंट नहीं किया है, हमने एक एबीसी मैन पावर एजेंसी को कांटेक्ट किया एंड मैंने बोला कि कोई भी मोमेंट पर मुझे 100 सिक्योरिटी चाहिए ना, वो 100 सिक्योरिटी मैं जो बोलूंगा वो प्रीमाइस पर वो काम करेगा। हम नौकार इंस्टीट्यूट एबीसी मैन पावर एजेंसी को पेमेंट करेंगे, एबीसी मैन पावर एजेंसी पेमेंट किसको कर देगा, सिक्योरिटी को। दिमाग चले तो ये बंदा किसी के अंडर काम कर रहा है, और किसी के अंडर काम कर रहा है तो क्वेश्चन वो है वो किसके एम्प्लॉय के लिस्ट में कंसिडर होगा, वेदर नौकार इंस्टीट्यूट और एबीसी मैन पावर एजेंसी। तो आंसर इज दैट वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वो एबीसी मैन पावर एजेंसी का एम्प्लॉय है। मतलब मैंने आपको वही ऊपर लिखवाया था कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है जो मैन पावर एजेंसी थ्रू अपॉइंट हुआ है वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, वो किसका एम्प्लॉय है तो मैन पावर एजेंसी का। सेकंड चीज मैं आपको इसके साथ भी इनकम टैक्स लिंक करूं, नौकार इंस्टीट्यूट एबीसी मैन पावर एजेंसी को जब भी पेमेंट करेगा एंड अगर मान लो वहां पे कुछ टीडीएस डिडक्ट करने का आता है तो हम उसमें भी कभी भी टीडीएस सेक्शन 192 में डिडक्ट नहीं करते, हम उसका जो भी टीडीएस डिडक्ट करते हैं वो सेक्शन 194 सी में करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट मानते हैं। बस मैं आपको वही फील ला रहा हूं कि आप जो इनकम टैक्स में कर रहे हो सेम चीज मैं यहां पे अकाउंटिंग में भी कर रहा हूं। क्लियर, चलो एक बार मेरे साथ बोल दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय। इट मे बी अ पार्ट टाइम, it may be a full time, it may be a skilled or unskilled, including managing director and the whole time director। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वो किसका है, मैन पावर एजेंसी का। दूसरा चीज इंडेक्स 19 बोल रहा है एम्प्लॉय बेनिफिट्स में जाने के लिए आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कुछ फुलफिल हो जाना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। मैं जब बोल रहा हूं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं सर ऐसा कुछ रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। आंसर इज नो, हम ऑलवेज सब्सटेंस चेक करेंगे, हम ऑलवेज रियलिटी चेक करेंगे कि ये दो बंदे जो आपस में काम कर रहे हैं वो दो बंदे के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप फुलफिल हो रहा है। अगर हाँ तो ही आप इंडेक्स 19 में आओगे, वरना इंडेक्स 19 में आने की जरूरत नहीं है। और इसलिए मुझे आपको दो चीज का स्पेसिफिकली क्लैरिफिकेशन देना है। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस,
दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ये दोनों वर्ड पर फोकस करना। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। फ्रेंड्स, फॉर योर नॉलेज, नौकार इंस्टीट्यूट के पास जितने भी फैकल्टीज है उनका नौकार इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। वी आर जस्ट गिविंग प्रोफेशनल सर्विसेज टू नौकार इंस्टीट्यूट। एंड अगर आपको अगेन में इनकम टैक्स लिंक करूं, नौकार इंस्टीट्यूट जो भी फैकल्टीज को पेमेंट करेगा उसका जो भी टीडीएस डिडक्ट होगा वो कभी भी सेक्शन 192 में नहीं होने वाला है, इनकम टैक्स की सेक्शन 194J में होने वाला है। एंड फ्रेंड्स, जिस मोमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस आया उस मोमेंट पे आपका कभी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होगा। जस्ट इंड एस 19 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ही कंसीडर करना है। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है ना, वहां पे ही आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप फुलफिल हो रहा है। नौकार इंस्टीट्यूट के पास जितने भी एडमिन स्टाफ है वो एडमिन स्टाफ का नौकार इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, तो दे आर एन एम्प्लॉय ऑफ द नौकार। एंड अगर उनका कुछ टीडीएस डिडक्ट करने का आता है तो नौकार जो टीडीएस डिडक्ट करेगा वो किस में करेगा, सेक्शन 192 में। तो सिंपल कोई पूछे इंडेस 19 में आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कंसीडर होगा कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस कंसीडर होगा, तो ध्यान रखना यहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कंसीडर होगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस आपका कंसीडर होने वाला नहीं है। आगे क्लैरिफिकेशन दो। मैंने अभी तक आपको जो भी पढ़ा एक बार आपको बोल दूं, इंडेस 19 नाम था एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय की डेफिनेशन में किस किस को कंसीडर करेंगे, इट मे बी अ पार्ट टाइम और फुल टाइम, स्किल्ड और अनस्किल्ड, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द होल टाइम डायरेक्टर। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वो किसका है, मैन पावर एजेंसी का एम्प्लॉय है। एंड यस, ये चीज भी आप ध्यान में रखना, हम यहाँ पे जस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कंसीडर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस को कंसीडर करने वाले नहीं है। चलो फ्रेंड्स, अब आपका भी क्लैरिफिकेशन दे दूं, ध्यान से सुनना। मिस्टर एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने एक ए को एज अ आर्टिकल असिस्टेंट अपॉइंट किया है। क्लियर? और इट मे बी पॉसिबल एक स्टूडेंट बी, हाँ जो बी है ना, वो क्या कर रहा है, तो कोई एबीसी लिमिटेड में एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा है। कर सकते हो ना, आपके पास कोई सीए के अंडर आर्टिकलशिप करो या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करो। हाँ, ये दोनों लोग, हाँ मिस्टर एक्स की बात करो कि एबीसी लिमिटेड की बात करो, वो लोग कहने से स्टाइपेंड का पेमेंट करते हैं। मेरा क्वेश्चन वो है, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ी ये ए एंड बी वेदर फॉर मिस्टर एक्स और एबीसी लिमिटेड के लिए एम्प्लॉई है। अगर होगे तो जो स्टाइपेंड का पेमेंट हो रहा है वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा, वरना वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में फॉलो होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आर्टिकल या कोई भी कंपनी एंड आर्टिकल के बीच में अगर कुछ भी आर्टिकलशिप का कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। और इसीलिए याद है आप आईसीए का जो फॉर्म फाइल अप करते थे एंड वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, तो एक्चुअली यू आर नॉट एन एम्प्लॉई ऑफ एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट और एनी कंपनी। तो आप लोगों को जो स्टाइपेंड मिलता है वो कभी भी आपके एम्प्लॉय बेनिफिट में आने वाला नहीं है। मतलब क्लियर? आप टेंशन मत लेना, यू आर नॉट एन एम्प्लॉई ऑफ एनी चीज, एनी सीए और एनी कंपनी। डन? अब मुझे आपको जो समझाना है वो समझाना है, दैट इज नथिंग बट मीनिंग ऑफ एम्प्लॉई बेनिफिट। एंड फ्रेंड्स, एम्प्लॉय बेनिफिट की डेफिनेशन क्लियर है, एम्प्लॉई को दो या उसके रिलेटिव को दो, आइदर इन द कैश दो या काइंड दो, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट दो या आफ्टर एम्प्लॉयमेंट दो, ये सब लोग आपके एम्प्लॉय बेनिफिट के डेफिनेशन में आ जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, एम्प्लॉय को दो या उसके रिलेटिव को दो, आइदर इन द कैश दो या काइंड दो, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट दो, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट दो, वो सब कुछ आपकी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ जाएगा। मैं एक एक करके समझाऊं। एम्प्लॉय को जो हम देते हैं, सैलरीज होता है, वेजिस होता है, वीआरएस होता है, वो सब कुछ हम एम्प्लॉई को देते हैं। वीआरएस मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का पेमेंट। उसके रिलेटिव को, अगर एम्प्लॉय जिंदा नहीं है तो हमने ऐसा कमिटमेंट दिया था कि आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय अगर कुछ भी पेंशन होगा तो हम उसके फैमिली मेंबर वालों को दोगे। तो सिंपल ये रिलेटिव को पेमेंट किया, उसको भी हम एम्प्लॉय बेनिफिट कंसिडर करते हैं, आइदर इन द कैश और इन द काइंड। कैश में आपका सैलरी, वेजिस, वो सब कुछ जो होता है वो इन द कैश होता है,
पर इन काइंड अगर आपने कोई फर्निश अकोमोडेशन दिया, अगर आपने कोई कार दिया है, वो सब कुछ आप जो दे रहे हो इन द काइंड दे रहे हो। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका सैलरी, वेजेस ना सब कुछ जो पेमेंट होगा वो ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। पर ये पेंशन है, ये ग्रेजुएटी है, वो सब कुछ कब मिलने वाला है? तो आपको आफ्टर एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। पर यस, डेफिनेशन चेक करो तो आपका जो शेयर बेस्ड पेमेंट है ना, एंड वो शेयर बेस्ड पेमेंट मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द इसॉप, वो इसॉप भी फ्रेंड्स कहने से एक्चुअली देखो तो डेफिनेशन में फॉल हो रहा है। कैसे समझाओ? इसॉप किसको देते हैं? तो क्या एम्प्लॉय को देते हैं। कैश के काइंड हुआ तो क्या काइंड हुआ? ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ कि आफ्टर एम्प्लॉयमेंट हुआ? तो ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ। तो लॉजिक देखो तो कहने से इसॉप भी एक्चुअली एम्प्लॉय बेनिफिट की डेफिनेशन में फॉल तो हो रहा है। पर यस, तो भी हम वहां पे इंड एस 19 अप्लाई नहीं करेंगे। रीजन, उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक इंड एस है, इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, तो आपको वो शेयर बेस्ड पेमेंट वहां पे लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो स्पेसिफिकली मैं शेयर बेस्ड पेमेंट को इंड एस 19 के स्कोप में से मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं। एक बार इतना चीज पढ़ ले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय? पार्ट टाइम, फुल टाइम, स्किल्ड, अनस्किल्ड, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द होल टाइम डायरेक्टर। अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, वो मैन पावर एजेंसी का एम्प्लॉय है। सिंपल बोल दो, आप दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब कुछ लीगल ही नहीं चाहिए। जस्ट रियलिटी चेक करो तो आपको लगना चाहिए कि यस, इस दो पार्टी के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। यस, मैं सेकंड चीज यहां पे आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं यहां पे, तो सिंपल यहां पे इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट में कवर करते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट को, तो उसको यहां पे कवर करने वाले नहीं है। परफेक्ट। अच्छा फ्रेंड्स, आगे अगर मैं करवाऊं तो दैट इज नथिंग बट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉई बेनिफिट्स, एंड वो 4 टाइप का अलग अलग तरीके से हमको क्या सीखना है, तो क्या अकाउंटिंग सीखना है, मैं आपको सिखाऊंगा। फर्स्ट इज नथिंग बट शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, सेकंड इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, थर्ड इज नथिंग बट आपका टर्मिनेशन बेनिफिट्स, एंड द फोर्थ इज नथिंग बट आपका पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म मतलब व्हाट? जिस चीज का पेमेंट आप बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ्स करने वाले हो, हम उसको बोल देंगे शॉर्ट टर्म। जिस चीज का पेमेंट आप आफ्टर 12 मंथ्स करने वाले हो, हम उसको बोल देंगे लॉन्ग टर्म। एग्जिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जिसका भी आप पेमेंट करने वाले हो, उसको हम बोल देंगे टर्मिनेशन। एंड आफ्टर रिटायरमेंट जिसका भी आप पेमेंट करने वाले हो, उसको मैं बोल दूंगा दैट इज समथिंग बट द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ्स तो शॉर्ट टर्म, आफ्टर 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म, एग्जिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो टर्मिनेशन, एंड आफ्टर रिटायरमेंट तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। सर एक एक एग्जांपल तो सैलरी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म। क्लियर? रिटेंशन बोनस, सर ये रिटेंशन बोनस क्या होता है वो तो समझाओ। मान लो आफ्टर सीए आपको रिलायंस में जॉब मिल गया है, रिलायंस वाले बोल रहे कि आपको यहां पे मिनिमम 5 साल काम करना पड़ेगा। अगर आप 5 साल काम करोगे तो एट द एंड ऑफ द 5th ईयर मैं आपको 5 लाख रुपए का पेमेंट करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता चले तो रिलायंस ने आपको 5 साल तक वहां पे रिटेन करने के लिए आपको जो पेमेंट किया, दैट इज कॉल्ड द रिटेंशन बोनस। वो कहने से 5 साल के बाद होने वाला था, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? लॉन्ग टर्म। टर्मिनेशन बेस्ट एग्जांपल इज नथिंग बट वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। जब बैंक में पूरा कंप्यूटराइजेशन आया तो कहने से बहुत सारे एम्प्लॉइज को हमको बोलना पड़ा कि जॉब छोड़ के चले जाओ। और क्यों कोई आज जॉब छोड़ के चले जाए? कहने से उसको कुछ तो मोटिवेशन मिलना चाहिए। हमने बोला कि लो, ये जॉब छोड़ दो, मैं आपको एक 1 स्ट्रोक पेमेंट आज की तारीख में दे रहा हूं। तो यस, बहुत सारे एम्प्लॉइज ने वो सिलेक्ट किया कि नई नई चीज अब इस उम्र में नहीं सीख सकते, तो छोड़ो, एक काम करो, हमको पेमेंट कर दो, हम जॉब छोड़ के चले जाएंगे। एंड कहना से तो सिंपल वीआरएस आपको एक्चुअली जॉब जब टर्मिनेट कर रहे हो तब आपको जो पेमेंट दे रहा है। एंड द लास्ट इज नथिंग बट अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। मुझे बोलने दो, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का बेस्ट एग्जांपल इज अ पेंशन। आपका आफ्टर एम्प्लॉयमेंट आपको ये मिलने वाला है। क्लियर? 3 चीज का क्लैरिफिकेशन फिर से एक बार मैं बोल दूं, एंड उसके बाद हम उसको लिखना स्टार्ट करें। फ्रेंड, सिंपल मैं आपको बोल रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय? पार्ट टाइम, फुल टाइम, स्किल्ड, अनस्किल्ड, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वो मैन पावर एजेंसी का है। एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब व्हाट एम्प्लॉय को दो या उसके रिलेटिव को दो, आइदर इन द कैश दो या काइंड दो, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट दो, क्या आफ्टर एम्प्लॉयमेंट दो। इसॉप हम यहां पे कवर करने वाले नहीं है। रीजन उसके लिए हमारे पास इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट था। एम्प्लॉई के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए। रियलिटी चेक करो तो आपको लगना चाहिए कि यस, यहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। 2 चीज सिखाई थी मैंने, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। इंड एस 19 में जस्ट हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ही कंसिडर करने वाले हैं।
देर आर 4 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, टर्मिनेशन एंड द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ जो भी दोगे वो आपके लिए शॉर्ट टर्म होगा, आफ्टर 12 मंथ जो भी पेमेंट करोगे वो आपके लिए लॉन्ग टर्म होगा, एग्जिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो भी पेमेंट करोगे वो आपके लिए टर्मिनेशन होगा, एंड आफ्टर रिटायरमेंट जो भी पेमेंट करोगे वो आपके लिए पोस्ट एम्प्लॉयमेंट होगा। शॉर्ट टर्म का बेस्ट एग्जाम्पल इज अ सैलरी, लॉन्ग टर्म का बेस्ट एग्जाम्पल इज अ रिटेंशन बोनस, टर्मिनेशन का बेस्ट एग्जांपल इज अ वीआरएस एंड द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का बेस्ट एग्जांपल इज अ पेंशन। क्लियर? ये 3 टॉपिक के बारे में हम पहले लिख दें और उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? चलो फ्रेंड्स, टाइटल लगाओ, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंडियास 19 टाइटल आपको लगाना बाकी तो लगा दो, एंड उसके बाद लिखो इंट्रोडक्शन। क्लियर? चलो लिखो वहां पे, this index addresses only the accounting of employee benefits by employer। क्लियर? नेक्स्ट लिखना, द स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू बेनिफिट्स प्रोवाइडेड benefits provided to all types of employees। क्लियर? हर एक टाइप कवर कर देंगे। ब्रैकेट में लिख दो, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कैजुअल स्टाफ। अच्छा, मैं जितने भी बैचेस लेता हूं ना वहां पे ये कैजुअल स्टाफ जब यहां पे लिखता हूं ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप तो ना बोल रहे थे। अरे मैं किसको ना बोल रहा था? जो स्टाफ मैन पावर एजेंसी थ्रू अपॉइंट हुआ है उसको हम कंसीडर नहीं करते थे। लाइक मैं बोल रहा हूं मुझे 10 एम्प्लॉइज की जरूरत है, वो 10 रखता हूं, बहुत काम बढ़ जाए तो मेरे जान पहचान वाले 2 हैं, उसको 2 को बोला देता हूं मैं, तो वो मेरे लिए कैजुअल स्टाफ हुआ। पर कहने से वो किसके अंडर में काम करते हैं? मेरे ही अंडर में काम करते हैं। डायरेक्टली मैं पेमेंट भी उसको ही करता हूं, हम दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। तो सिंपल, वो कैजुअल स्टाफ मतलब कौन सा हुआ? जब मेरे रिक्वायरमेंट है तब मैं उसको बुलाऊं, वो मेरे लिए कैजुअल स्टाफ हुआ। ये स्टाफ मैंने मैन पावर एजेंसी थ्रू अपॉइंट नहीं किया है तो वो मेरा ही एम्प्लॉय में कंसिडर होगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखना, बेनिफिट्स कैन बी पेड in cash और in kind, कुछ भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट लिखना, बेनिफिट्स इंक्लूड्स benefits provided to employees and their dependents। जो हम रिलेटिव बोलते थे उसको मैं जस्ट एक अच्छा वर्ड लिख रहा हूं, डिपेंडेंट्स भी यहां पे कंसीडर हो जाएगा। एंड लास्ट में लिखना, पेमेंट्स कैन बी मेड directly to employees dependents or to any other party। एज पर एग्जाम्पल में लिख दो पीएफ ट्रस्ट। फ्रेंड्स, जो आपका प्रोविडेंट फंड होता है ना,
वो प्रोविडेंट फंड का पेमेंट हम ना तो एम्प्लॉय को देते हैं ना उसके रिलेटिव को देते हैं। अभी हम डायरेक्टली कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, तो डायरेक्टली पीएफ ट्रस्ट में करते हैं। हाँ, पर फाइनली बेनिफिट किसको मिलने वाला है, क्या एम्प्लॉय को ही मिलने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट टाइटल लगाओ। दैट इज नथिंग बट मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। क्लियर? चलो वहां पे लिखना, एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर benefits given by employer in cash or in kind to employees including relatives of एम्प्लॉइज। क्लियर? नेक्स्ट लिखना, एम्प्लॉई कैन बी पार्ट टाइम, कॉमा फुल टाइम, कॉमा स्किल्ड, कॉमा अनस्किल्ड, but does not include contract labor। Clear? Employee includes whole time director, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। क्लियर? उन लोगों को हम एम्प्लॉई की ही डेफिनेशन में कवर करने वाला है। परफेक्ट, डन। नेक्स्ट लिखना, अब मैं आपको वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज का भी मैं आपको क्लैरिफिकेशन लिखवा दूं। उसके नेक्स्ट लिखना, जनरली आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट generally outsourcing contract may not meet the definition of employer, definition of employer employee relationship। क्लियर? नेक्स्ट लिखना, however such contract need to be carefully examined to distinguish between contract of service
एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। क्लियर? नीचे लिखना कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस implies a contract for rendering services as per example करके लिख दो प्रोफेशनल सर्विसेज। क्लियर? नेक्स्ट लिखना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस implies a relationship of an employer and employee and the person is obliged to obey orders in the work to be performed and as to its mode and the manner of performance। क्लियर? अब फ्रेंड्स हम लिख देते हैं वो 4 टाइप्स लिख दे, तो अभी हमारा तक का जितना भी हमने पढ़ा है वो सब कुछ खत्म हो जाए। तो टाइटल लगा दो, दैट इज नथिंग बट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। फ्रेंड्स अलग अलग 4 टाइप है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, टर्मिनेशन एंड द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। एक एक करके लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट लिखो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट, ब्रैकेट में लिखना पेएबल विद इन 12 months of year end। एग्जाम्पल के तौर पे लिख दो वेजेस एंड सैलरीज। सेकेंड लिखना दैट इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एंड वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में लिख देना दैट इज नथिंग बट रिटेंशन बोनस, जो मैं फ्रेंड्स आपको वो रिलायंस का जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था वो। क्लियर? तीसरा लिख देना दैट इज नथिंग बट टर्मिनेशन बेनिफिट्स। एंड टर्मिनेशन बेनिफिट्स में लिखना दैट इज नथिंग बट वीआरएस पेमेंट, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम का आपको जो पेमेंट मिले वो। एंड द फोर्थ लिखना that is nothing but post employment benefit, and post employment benefit में लिख देना पेंशन। क्लियर? नीचे नोट लिखना शेयर बेस्ड पेमेंट, जस्ट आपको एग्जांपल में लिखना है तो लिख दो ब्रैकेट में ईसॉप। जस्ट दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल, देयर आर वेरियस एग्जांपल। शेयर बेस्ड पेमेंट इज नॉट covered by
Ind AS 19, but it is covered by Ind AS 102. क्लियर? मैंने जितना भी पढ़ा है वो लिख दिया, अब एक एक का काउंटिंग स्टार्ट करें. फ्रेंड्स, अब जो मैं लिख रहा हूं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पहले मुझे थोड़ा समझा देने दो. सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट्स का अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं. एकदम ध्यान से समझना क्या है. फ्रेंड्स, आपको पता है जब मैं बोल रहा हूं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, तो आपको पता है जिसका पेमेंट आपको विद इन 12 मंथ्स कर देना है. ये पूरे टॉपिक को हम 3 पार्ट में समझेंगे. पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. पार्ट ए हमारा जो भी होगा वो पार्ट ए कौन सा होगा, तो पार्ट ए में हम सिंपल जो हमारा नॉर्मल होता है, लाइक सैलरीज, लाइक वेजेस, लाइक बोनस, उसका हम अकाउंटिंग कैसे करने वाले वो सीखने वाले हैं. पार्ट बी में हम जो भी अकाउंटिंग करने वाले हैं वो कैसे करने वाले हैं, तो वो हम करने वाले शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस का अकाउंटिंग करेंगे, जो शॉर्ट टर्म का मेन है. एंड शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस को हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम लीव एंकेशमेंट भी बोल सकते हैं. एंड द पार्ट सी वो कुछ नहीं है, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान, उसका हम अकाउंटिंग करने वाले हैं. क्लियर? फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको ये बोल दूं, एक एक का अकाउंटिंग हम स्टार्ट करें, तो मैं सबसे पहले आपको करवा रहा हूं सैलरी, वेजेस एंड बोनस के लिए अकाउंटिंग. फ्रेंड, सैलरी, वेजेस एंड बोनस ये मैं आपको इंड AS 19 अगर ना भी पढ़ाऊं तो भी आप आराम से कर पाते. सैलरीज एंड वेजेस एंड बोनस में करते क्या थे, अगर आपने उसका पेमेंट कर दिया है तो कहना सब बैंक अकाउंट क्रेडिट करते थे. एन एंट्री क्या करते थे, आप ऐसी एंट्री कुछ करते थे, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कहने से अगर फ्रेंड्स अगर आपका खर्चा रिकॉर्ड कर दिया है पर आपको अगर उसका पेमेंट करना बाकी है तो कहना सब क्रेडिट कर देते थे. कौन सा अकाउंट, तो पेएबल अकाउंट हम क्रेडिट कर देते थे. इट मे बी पॉसिबल कि अगर हमने कोई भी सैलरीज का पेमेंट अगर कुछ हमने एडवांस में पेमेंट करके रखा है तो हम उसको कहां पे डाल देते थे, प्रीपेड में डाल देते थे. पर्पस वही था कि जिस साल में आपका एम्प्लॉई आपको सर्विस रेंडर कर रहा है उसी साल में आपको पूरा खर्चा भी रिकॉर्ड कर देना चाहिए, इवन दो उसका पेमेंट आपने किया है कि नहीं किया. एंड अगर उसका पेमेंट एडवांस में करते हो तो खर्चा आज मत करो, रिकॉर्ड करो. जब वो सर्विस देता है तभी आपको उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा. क्लियर? इंड AS 19 स्पेसिफिकली बोल रहा है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का पेमेंट कहना से विद इन 12 मंथ्स हो जाने वाला है. एंड विद इन 12 मंथ्स हो जाने वाला है तो उसका कुछ आपको डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है. डिस्काउंटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. रीजन, क्योंकि उसका 12 मंथ्स में तो पेमेंट हो जाने वाला है. दूसरा चीज, इंड AS 19 बोल रहा है पूरा खर्चा आप डेबिट कर दोगे पीएनएल में. बट यस, अगर कोई स्पेसिफिक इंड AS में कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बताया है तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. सर मतलब क्या, स्पेसिफिक इंड AS में कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया वो फॉलो करना पड़ेगा, उसका मतलब क्या, तो वो समझो. फ्रेंड्स, फॉर योर नॉलेज, इंड AS 16 जो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था वहां पे ऐसा था, सेल्फ जनरेटेड असेट के लिए अगर आप कोई भी लेबर को आप पेमेंट करते हो तो लेबर का पेमेंट आपका फिक्स असेट में क्या हो जाना चाहिए, तो क्या कैपिटलाइज हो जाना चाहिए. तो नॉर्मली हम खर्चा डेबिट कर देते पीएनएल में, पर अगर ये सेल्फ जनरेटेड असेट के लिए अगर हमने कोई भी लेबर को यूटिलाइज किया था तो वो लेबर का खर्चा हम पीएनएल में डेबिट नहीं कर देंगे, वो लेबर का खर्चा हम असेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे. रिपीट करूं मैं उसका आपको एग्जांपल अभी तक समझाऊं. सैलरी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या था, तो अगर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में सिंपल इतना ही था, सैलरीज, वेजेस. दूसरा था आपका शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपको करवाऊंगा. एंड दैट इज थर्ड इज नथिंग बट प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान. सैलरी का अगर पेमेंट कर दिया है तो सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट करना बाकी है तो सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेएबल. एंड अगर आपने पेमेंट ज्यादा भी कर दिया तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्रीपेड. पूरा खर्चा आप डेबिट कर दोगे पीएनएल में, पर कोई स्पेसिफिक इंड AS अगर कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहे तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. लाइक मैंने आपको यहां पे बोला कि इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखा है सेल्फ जनरेटेड असेट के लिए अगर आप कोई भी लेबर को यूज कर रहे हो तो उसका जो भी पेमेंट है वो आप पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते, वो आपको फिक्स असेट में ही क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स आगे जाए उसके पहले मैं आपको अभी तक एक बार याद करवा दूं
क्या था, इंडेस 19 नाम था एम्प्लॉय बेनिफिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय, पार्ट टाइम, फुल टाइम, स्किल्ड, अनस्किल्ड, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है वो हमारा एम्प्लॉय नहीं होगा, वो मैन पावर एजेंसी का होगा। एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब व्हाट एम्प्लॉय को दो या उसके रिलेटिव को दो, आइदर इन कैश दो या काइंड दो, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट दो कि आफ्टर एम्प्लॉयमेंट दो। ईसॉप होगा तो ईसॉप को हम यहां पे कंसीडर करने वाले नहीं है। रीजन उसके लिए हमारे पास इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ही आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मेन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, टर्मिनेशन एंड द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ जो भी पेमेंट कर रहे हो आपके लिए शॉर्ट टर्म होगा। आफ्टर 12 मंथ जो भी पेमेंट कर रहे हो आपके लिए क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा। एग्जिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप जो भी पेमेंट कर रहे हो आपके लिए कौन सा होगा, टर्मिनेशन होगा। एंड आफ्टर रिटायरमेंट जो भी पेमेंट कर रहे हो वो आपका कौन सा होगा, तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट होगा। शॉर्ट टर्म का बेस्ट एग्जांपल इज अ सैलरी, लॉन्ग टर्म का बेस्ट एग्जांपल इज अ रिटेंशन बोनस, टर्मिनेशन का बेस्ट एग्जांपल इज वीआरएस एंड द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का बेस्ट एग्जांपल आपके लिए कौन सा होगा, तो क्या पेंशन होगा। शॉर्ट टर्म का अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में मैंने आपको समझाया, अगर उसका 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, सैलरी, वेजेस एंड बोनस का। दूसरा होगा शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस जिसको आप लीव एनकैशमेंट बोलते हो। एंड तीसरा होगा दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान का। सैलरी एंड वेजेस का अगर आपने पेमेंट कर दिया तो बैंक अकाउंट, पेमेंट करना बाकी है तो पेएबल, पेमेंट ज्यादा कर दिया तो प्रीपेड। पूरा खर्चा डेबिट कार्ड कहां पे कर देने का, पीएनएल में। एंड अगर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स, कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा है तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लाइक इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बोला था कि यस, अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या था कि कोई भी आपका सेल्फ जनरेटेड एसेट के लिए अगर कोई भी आप लेबर को यूज कर रहे हो तो वो लेबर का खर्चा कहां पे डेबिट होगा, लेबर का खर्चा आपको फिक्स एसेट में कैपिटलाइज कर देना पड़ेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। That is nothing but short term compensated absences. And friends, ये short term compensated absences को हम क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर, मतलब आप आपके एम्प्लॉइज को जो लीव दे रहे हो वो लीव का अकाउंटिंग कैसे करने का वो मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं। फ्रेंड, तो शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस का अकाउंटिंग हम स्टार्ट करें। फ्रेंड सुन लो, शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस में पॉसिबिलिटी क्या है। पहली पॉसिबिलिटी कि आपको जो वो लोग लीव दे रहे हैं ना, वो लीव है ना, वो आपके लिए नॉन अक्यूमुलेटिंग है। अगर नॉन अक्यूमुलेटिंग है तो आपका वो टेंशन होने वाला नहीं है। पर अगर वो आपको जो लीव दे रहे हैं वो लीव, कैन आई से, इट मे बी पॉसिबल आप अक्यूमुलेट कर सकते हो। अक्यूमुलेट कर सकते हो उसमें भी आगे एक्चुअली 2 पार्ट है। इट मे बी पॉसिबल कि वो आपका वेस्टेड है और इट मे बी पॉसिबल वो आपका नॉन वेस्टेड है। फ्रेंड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टेड एंड द नॉन वेस्टेड। तो वेस्टेड मतलब व्हाट, अगर आपने लीव यूटिलाइज नहीं किया उसके सामने अगर वो लोग आपको कैश दे रहे हैं तो वो आपके लिए वेस्टेड शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंस हुआ। नॉन वेस्टेड मतलब व्हाट, तो आपको वो लोग लीव के सामने क्या दे रहे हैं, तो कि लीव दे रहे हैं। पता नहीं चलेगा, इसमें इतना इजी नहीं है। शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस सिंपल मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक आपका लीव नॉन अक्यूमुलेटिंग है, दूसरा आपका लीव अक्यूमुलेट कर सकते हो। अच्छा, वेस्टेड भी हो सकता है, अनवेस्टेड भी हो सकता है। मतलब वेस्टेड मतलब व्हाट, तो आपको लीव के सामने कैश मिले, एंड द नॉन वेस्टेड मतलब व्हाट, तो आपको लीव के सामने क्या मिले, तो कि लीव मिले। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपको परफेक्ट पता चलेगा। मैं उसमें सबसे पहले, अगर वो नॉन अक्यूमुलेटेड है तो सिंपल आपका अकाउंटिंग कैसे होगा समझ लो। क्लियर, एक एम्प्लॉई है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, जिसका एनुअल सैलरी है ₹3,60,000। हमारे वहां पे वर्किंग डे है हमारी कंपनी में, टोटल हमारी कंपनी 360 डेज काम करती, एंड हर एक एम्प्लॉइज को कितनी लीव्स अलाउ करती है, तो लीव्स हम लोग अलाउ करते हैं जस्ट 10 दिन का। उसमें से कैनाई से कितना उन्होंने यूज कर दिया, तो मान लो उन्होंने 7 डेज का यूज कर लिया। कैनाई से मैं बोल रहा हूं कि उनके पास थोड़ा अभी भी अनयूटिलाइज्ड लीव है, एंड वो अनयूटिलाइज्ड लीव फ्रेंड्स कितना होगा, तो कि 3 डेज का अनयूटिलाइज्ड है। 3,60,000 का सैलरी, वर्किंग डे 360, मतलब पर डे मुझे पूछो तो 1,000 रुपए हुए।
10 दिन का हम लीव देते हैं, मतलब 350 दिन अगर आओगे तो भी आपको पूरा सैलरी मिल जाएगा। पर अगर इस एम्प्लॉय ने 7 दिन यूटिलाइज किए, 3 दिन बाकी है, मैं अगर बोलूं वो नॉन अक्यूमुलेटेड है, मतलब कहना से ये 3 दिन कैरी फॉरवर्ड नॉट पॉसिबल। अच्छा, ये 3 दिन आपका क्या हो जाएगा, तो क्या लैप्स हो जाएंगे एंड सिंपल, उसके सामने आपको कुछ भी कैश बैश मिलने वाला नहीं है, स्टोरी खत्म हो गई। तो मुझे इतना बता दो, इन दिस सिचुएशन आप एम्प्लॉय को जो पेमेंट करोगे वो पेमेंट कितना करोगे, 3,60,000। एंड फ्रेंड्स, आपका जो एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होगा वो एक्सपेंस भी आपका कितना होगा, 3,60,000। मतलब पहला वाला केस बहुत सिंपल था। अब मैं ले रहा हूं दूसरा मतलब व्हाट, ये था आपके लिए वेस्टेड। अक्यूमुलेट है ना, उसमें भी कौन सा है, वेस्टेड मतलब व्हाट, तो कि लीव के सामने कैश मिले। इंडेस 19 बोल रहा है अगर लीव के सामने अगर कैश मिल रहा है तो आपको 100% खर्चा रिकॉर्ड कर देने का। मैं आपको लॉजिक बोलूंगा क्या है। मिस्टर एक्स था, क्लियर, जिसका एनुअल सैलरी था कितने रुपीस का था, तो कि 3,60,000 का था। हमारे वहां पे कितने डेज वर्किंग डेज है, तो कहना से हमारे वहां पे 360 वर्किंग डेज है। मतलब अच्छा, हम कितना लीव सबको अलाउ करते हैं, तो हम जो लीव अलाउ करते हैं वो कितने दिन का अलाउ करते हैं, 10 दिन का लीव अलाउ करते हैं। अच्छा, उसमें से उन्होंने यूज कितना कर दिया, तो उसमें से उन्होंने 7 दिन का यूज कर दिया। एंड बाकी का क्या है, तो क्या अनयूटिलाइज्ड लीव है, मतलब 3 डेज का लीव उनका क्या है फ्रेंड्स, तो क्या अनयूटिलाइज्ड है। मैं आपको पूछ रहा हूं, ये कहने से वेस्टेड था, एंड अगर वेस्टेड था तो कहने से 3 दिन का जो आपने लीव यूटिलाइज नहीं किया उसके सामने आपको क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा। इसमें कुछ अक्यूमुलेशन होने वाला नहीं है, आज आपको उतना पेमेंट ज्यादा कर देगा, स्टोरी खत्म कर देगा। क्लियर, सिंपल बोलो, 3,60,000 था नॉर्मल सैलरी, पर आपने 3 दिन का लीव यूटिलाइज नहीं किया, एंड अगर लीव यूटिलाइज नहीं किया तो कहने से मुझे आपको 3 दिन का पेमेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहां पे होगा क्या, मैं जो पेमेंट करूंगा ना वो टोटल 3,63,000 का पेमेंट करूंगा। कैसे, 3,60,000 तो नॉर्मल था, प्लस 3 दिन का 1,000 रुपए के हिसाब से मैं आपको 3,63,000 का पेमेंट कर दूंगा। एंड बॉस, मेरा एक्सपेंस भी कितना रिकॉर्ड हो जाएगा, तो मेरा एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो जाएगा 3,63,000 रुपीज। परफेक्ट। हाँ, वेस्टेड भी इजी है, जो समझना डिफिकल्ट है ना वो कौन सा है, अनवेस्टेड, उसको नॉन वेस्टेड भी बोल सकते हो। मतलब आपको लीव के सामने कैश नहीं दूंगा, लीव के सामने लीव दूंगा, मतलब नेक्स्ट ईयर उतना अगर कम काम करोगे तो चलेगा। अब समझाओ, मिस्टर एक्स था जिसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, उसका 2019-20 एंड 2020-21, उसका दोनों ईयर में एनुअल सैलरी सेम है, कितना, 3,60,000, 3,60,000। क्लियर। अच्छा, मैं सबसे पहले 2019-20 समझाऊं तो हम उसको लीव, अच्छा हमारे वहां पे वर्किंग डेज कितने थे आपको याद होना ही चाहिए। हमारे वहां पे जो वर्किंग डेज थे वो भी यहां पे भी 360 है, यहां पे भी 360 है। हम कहने से उन लोगों को 360 में से लीव अलाउ करते हैं, कितने दिन का लीव अलाउ करते हैं, 10 दिन यहां पे, 10 दिन यहां पे। अच्छा, उसमें से उन्होंने 2019-20 में फ्रेंड्स लीव को यूटिलाइज कर दिया, 7 डेज यूटिलाइज कर दिया। एंड कहने से अगर उसका चेक करूं अनयूटिलाइज कितना है, तो कि 3 डेज बाकी है। अच्छा, वो 3 डेज कहने से अगर उसको नेक्स्ट ईयर में अगर उसको लेना है तो ले सकता है। इंडेस 19 बोल रहा है वेस्टेड शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस है, तो आपको 100% एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा। बट इफ इट इज अ नॉन वेस्टेड तो आपको पूरा नहीं रिकॉर्ड करने का, आपको पास्ट एक्सपीरियंस चेक करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि मिस्टर एक्स के पास जो 3 दिन है ना, वो 3 दिन के सामने वो पूरा यूटिलाइज नहीं करेगा। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बोल रहा है वो जस्ट कितने का यूटिलाइज करेगा, 2 दिन का। अच्छा, 2 दिन अगर यूटिलाइज नेक्स्ट ईयर करे तो आपकी हालत क्या होगी। नेक्स्ट ईयर कहने से 10 दिन का लीव तो ऑलरेडी उनके पास था, पर कहने से अगर मैं यहां पे चेक करूं वो 10 दिन का लीव ना ले, पर वो लीव टेकन अगर लेता है 12 दिन, अगर 12 दिन का लीव लेता है तो समझाओ, दोनों ईयर में चेक करो उन्होंने कितने दिन काम किया। वर्किंग डेज अगर मैं चेक करूं तो क्या होगा। क्लियर। एक काम करो, इजी बनाने के लिए छोड़ दो, वो यहां पे पूरे 3 लीव यूटिलाइज कर देता है, मतलब 13 दिन काम कर, 13 दिन का लीव लेता है। तो होगा क्या, यहां पे 360 में से 10 का लीव उन्होंने लिया था कितना, जस्ट 7 दिन का,
मतलब मैं ऐसा बोलूं, यहां पे वो काम करेगा, कितने दिन काम करेगा, तो यहां पे वो 353 डेज काम करने वाला। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट ईयर अगर चेक करो तो नेक्स्ट ईयर वो 10 दिन का तो लीव लेगा ही लेगा, प्लस एक्स्ट्रा कहने से उन्होंने जो 3 लीव लिया वो भी लेगा, मतलब वो सिंपल 13 दिन का लीव ले रहा है। 360 में से 13 दिन का लीव ले तो मैं ऐसा बोलूं वो यहां पे जस्ट 347 डेज काम करेगा। मुझे इतना बताओ, वो काम कितना भी करे, कहने से 2 साल आप जो पेमेंट करने वाले हो वो तो 3,60,000 ही करने वाले हो ना। ये 2 दिन का कंसेप्ट अभी निकाल दो, आपको एक्सपेक्टेड है कि वो 3 दिन में से पूरा 3 दिन यूटिलाइज कर देगा। क्लियर? अच्छा, तो कहने से आपको नहीं लग रहा है मैं कुछ मैचिंग का वायोलेशन कर रहा हूं? अगर वो 353 डेज काम करे तो भी मैंने पेमेंट तो किया 360 का, वो 347 डेज काम करे तो भी मैंने पेमेंट कितने का किया? 360 का ना। तो कहने से एक्चुअली तो जिस साल में वो काम ज्यादा कर रहा है वहां पे खर्चा भी ज्यादा रिकॉर्ड होना चाहिए। इंडेक्स वही बोल रहा है कि अगर आपका नॉन वेस्टेड कंपेंसेटेड एब्सेंसेस है तो आपको पास्ट एक्सपीरियंस चेक करके उसका खर्चा आज का आज रिकॉर्ड कर देने का। मतलब इन्होंने करंट ईयर में 3 दिन का लीव यूटिलाइज नहीं किया, मतलब कहने से 3 दिन का काम ज्यादा किया, वो 3 दिन मुझे कंपेंसेशन देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में। मतलब कहने से नेक्स्ट ईयर अगर वो 3 दिन कम काम करेगा तो भी मुझे पेमेंट तो सेम ही देना पड़ेगा। इंडेक्स 19 बोल रहा है 2019-20 में आप 3 दिन का खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड करोगे, मतलब मैं यहां पे खर्चा जो रिकॉर्ड करूंगा वो 3,63,000 का करूंगा। नेक्स्ट ईयर 3 दिन का खर्चा मैं कम रिकॉर्ड करूंगा बिकॉज उन्होंने 3 दिन काम भी कम किया था। एंड नेक्स्ट ईयर जब खर्चा रिकॉर्ड करूंगा वो जस्ट 3,57,000 करूंगा। सर ये तो एक्सपेंस हुआ, पर यस मैं पेमेंट तो कहने से पूरे 360 करने वाला हूं। तो सर एंट्री करके दो 2019-20 में मैं सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 360 नहीं करूंगा, 3,63,000 करूंगा। 2 बैंक अकाउंट में जो करूंगा वो 2 बैंक अकाउंट मुझे पेमेंट कितना करना है? 360 ही करना है। एंड बाकी का 3,000 है ना, वो 3,000 रुपए का मैं क्या कर दूंगा? प्रोविजन बना दूंगा। एंड कौन सा प्रोविजन? दैट इज नथिंग बट आपका जो शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस का जो पेमेंट आपका बाकी है उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर खर्चा आप कितना रिकॉर्ड करोगे? जस्ट आप खर्चा रिकॉर्ड करोगे, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट जो डेबिट करोगे वो 3,57,000 ही करोगे। पर कहने से आप जो पेमेंट करने वाले हो वो पेमेंट तो कहने से पूरा 360 करने वाले हो। तो जो 3,000 रुपए आया वो 3,000 रुपए यहां पे आपने जो लास्ट ईयर जो प्रोविजन बनाया था वो प्रोविजन आपका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। क्लियर? बस तो पर्पस मेरे यही है, जिस साल में काम ज्यादा किया वहां पे खर्चा भी आपका कैसे होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। सिंपल पर्पस देख लेना। वेस्टेड होगा तो लीव के सामने कैश मिलेगा, अनवेस्टेड होगा तो लीव के सामने लीव मिलेगा। अब याद है मैंने एक टॉपिक लिखा था पर मैंने उसको बीच में से छोड़ दिया बिकॉज आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट ना हो जाए। अब ये जो 3 था ना, वो 3 में से मुझे एक्सपेक्टेड है कि बॉस ये तो जस्ट 2 दिन यूटिलाइज करेगा, रीजन है ना, तो मैं यहां पे खर्चा जस्ट 2 दिन के हिसाब से रिकॉर्ड करूंगा। मतलब 3,60,000 का खर्चा रिकॉर्ड नहीं करूंगा, जस्ट कितना करूंगा? 362। नेक्स्ट ईयर इट मे बी पॉसिबल मेरा एस्टिमेट सही निकले कि उन्होंने जो 2 दिन मैंने सोचा था वो 2 दिन ही यूटिलाइज किया, तो कहने से मेरा एस्टिमेट सही निकलेगा। तो कहने से मैं यहां पे वहां पे 2 दिन के सामने 2 दिन सेट ऑफ हो जाएगा। एंट्री करूंगा यहां पे 362 सैलरी डेबिट, बैंक क्रेडिट कर दूंगा 360 से एंड प्रोविजन 2,000 से क्रेडिट कर दूंगा। एंड नेक्स्ट ईयर आपको उसके हिसाब से प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स भी करना पड़ेगा। पर सर आपने प्रोविजन बनाया था 2, अगर एम्प्लॉय बोले मुझे तो 3 दिन का लीव चाहिए, अलाउड के नॉट अलाउड? 100% अलाउड, बिकॉज उनके पास 3 दिन पड़े थे, तो आपको 3 दिन का लीव देना पड़ेगा, आप उसको ना नहीं बोल सकते। एंड अगर मेरे 2 के एस्टिमेट के सामने अगर वो 3 दिन बोल रहा है, इट इज माई चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड उसकी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़े। सिंपल समरी बोलो तो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपका वेस्टेड है तो आप 100% खर्चा रिकॉर्ड करोगे, पर अगर आपका अनवेस्टेड है ना तो आप जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे वो किसके हिसाब से करोगे? तो आप जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे वो पास्ट एक्सपीरियंस को कंसीडर करके करोगे। क्यों? क्योंकि यहां पे कैश मिलने वाला है, एंड अगर कैश मिलने वाला है ना तो कोई छोड़ने वाला नहीं है, सब लोग कैश ले लेंगे। पर यहां पे कहने से लीव मिलने वाला है,
तो इट मे बी पॉसिबल आप लीव यूटिलाइज करो या ना भी करो, लीव यूटिलाइज कर ही देना पड़ेगा, इट्स नॉट अ मैंडेटरी, इट्स टोटली चॉइस ऑफ द एम्प्लॉई। तो इसीलिए मैं यहां पे बोल रहा हूं कैश मिलेगा तो कोई छोड़ने वाला नहीं है, कैश ले ही लेंगे तो 100%, पर यहां पे क्या होगा, पास्ट एक्सपीरियंस। उसको मैं कनेक्ट करूं आपके इंटरमीडिएट के साथ। इंटरमीडिएट में आपका ईसॉप का चैप्टर आता था। ईसॉप के चैप्टर में अगर आपको किसी को पता है तो 3 चीज सिखाते थे। एक होता था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप बोलते थे। दूसरा होता था एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान, उसको ESPP बोलते थे। एंड तीसरा होता था दैट इज नथिंग बट SAR। एंड SAR को आप क्या बोलते थे, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। क्लियर। अच्छा, मैं 2 चीज को कंपेयर करूं, एक होता है ईसॉप और एक होता है क्या होता है SAR। ईसॉप में क्या होता है कि अगर आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर अगर 15 रुपए है तो आपको बोलेगे आपको ये एक्सरसाइज करना है तो कर लो 10 रुपए में। एंड कहने से मेरे एम्प्लॉइज को बेनिफिट है कितने रुपए का, 5 रुपए का। क्लियर। SAR में ऐसा नहीं होता। SAR में आपका जो भी एक्सरसाइज प्राइस है ना, मार्केट प्राइस का जो भी डिफरेंस है ना, वो 5 रुपए आपको किस में मिलेंगे, कैश में मिलेंगे। सर कहने से दोनों में बेनिफिट चेक करो तो यहां पे भी 5 का है, यहां पे भी 5 का है। पर ईसॉप में ऐसा होता था कि अगर आप 500 एम्प्लॉय को ईसॉप दो ना तो उसमें से जस्ट आपको 400 लोग हाँ बोलते थे, जस्ट अ मिनट, 400 लोग आपको यस बोलते थे एंड बाकी के 100 लोग ना बोलते थे। सर ये एम्प्लॉय तो पागल नहीं है, उनके आंख के सामने उसको इस शेयर में 5 रुपए का बेनिफिट दिख रहा है तो भी वो शेयर एक्सरसाइज करने के लिए ना बोल रहा था। क्यों ऐसा? लॉजिक है, यहां पे 10 का बेनिफिट 5 का बेनिफिट लेने के लिए आपकी जेब में 10 रुपए होना चाहिए। कहने से जिस दिन हमको वो शेयर को एक्सरसाइज करना था उस टाइम अगर मैं कुछ लिक्विडिटी का प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं एंड अगर मेरे पास वो 10 रुपीज नहीं है तो कहने से मुझे 5 का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखा कि SAR अगर आपने 500 लोगों ने बोला है पर 400 लोग हाँ बोले, SAR में पूरे 500 लोग हाई बोल देते थे। रीजन उसमें होता क्या था, मार्केट प्राइस एंड आपका जो भी एक्सरसाइज प्राइस होता था ना, वो दोनों का डिफरेंस आपको कैश में मिलता था। मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, डायरेक्टली 5 रुपए मिल रहा है तो सब लोग हाँ बोलेंगे। पर कहना इसे यहां पे क्यों 400 ने हाँ बोला ना 100 ने ना बोला, बिकॉज 400 के पास कैश अवेलेबल होगा तो वो लोग वो बेनिफिट ले पाएंगे, बाकी 100 के पास अगर कैश अवेलेबल नहीं होगा तो वो लोग बेनिफिट लेने वाले नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स। मैंने शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस जब चालू किए थे तब मैं आपको याद करूं, मैंने 3 टॉपिक बोला था। एक आता है सैलरीज एंड वेजेस, वो तो बहुत सिंपल था। दूसरा था शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस, उसमें भी टेंशन नहीं था। नॉन अक्यूमुलेटिंग है तो नो टेंशन, पर अगर अक्यूमुलेटिंग है तो उसमें हम 2 चीज वेरीफाई करते थे। एक होता था वेस्टेड, एक होता था अनवेस्टेड। वेस्टेड मतलब व्हाट, लीव के सामने कैश मिले। अनवेस्टेड मतलब व्हाट, तो कि लीव के सामने लीव मिले। इफ इट इज अ वेस्टेड तो सब लोग यूटिलाइज कर ही देंगे तो आपको 100% खर्चा रिकॉर्ड कर देने का। बट इफ इट इज अनवेस्टेड तो इट मे बी पॉसिबल कि आप लीव यूटिलाइज करो या ना भी करो। तीसरा समझो, तीसरा भी बहुत इजी है, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान मतलब व्हाट, मैं मेरे एम्प्लॉय को बोल रहा हूं कि आप मेरे वहां पे 5 साल काम करो, 5 साल का जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा, जिन्होंने यहां पे मेरे वहां पे 5 साल काम किया तो मैं आपको एवरेज प्रॉफिट का 5% सबमिट कर दूंगा, 5% आपको एज अ प्रॉफिट शेयरिंग बोनस दूंगा। इन दैट सिचुएशन कहने से आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा आपका एक्सपेक्टेशन कि वेदर हर एक एम्प्लॉय 5 साल काम करने वाले, आपके वहां पे एम्प्लॉय टर्नओवर का रेशियो क्या है। मान लो मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ 500, पर मुझे लग रहा है कि ना 5% नहीं देना पड़ेगा, 4.5% ही देना पड़ेगा। रीजन, बहुत सारे एम्प्लॉइज ने वो 5 साल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं किया था। क्लियर। इन दैट सिचुएशन आपको जब भी आपका एक्सपेक्टेड ऑब्लिगेशन है उसको कहने से आपको आज से ही रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म मुझे पूछो तो हम कभी भी डिस्काउंटिंग नहीं करते हैं। रीजन, शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन में ही वो लिखा था कि जिसका पेमेंट आपको कब कर देना है, विद इन 12 मंथ्स कर देना है। फ्रेंड्स अभी तो ये पहला वाला चल रहा है, ऐसे बहुत सारे आएंगे। मैं आपको एक बार अभी तक का रिवाइज करो। इंडियाज 19 नेम था एम्प्लॉय बेनिफिट्स। What is the meaning of the employee? It may be a part-time, full-time, skilled, unskilled, including managing director and the whole-time director. अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वो किसका होगा, मैन पावर एजेंसी का होगा। एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब व्हाट, एम्प्लॉय को दो या उसके रिलेटिव को दो
आइदर इन द कैश दो या काइंड दो, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट दो कि आफ्टर एम्प्लॉयमेंट दो। अगर कोई भी ईसॉप है, शेयर बेस्ड पेमेंट है, वो यहां पे कवर नहीं करेंगे। उसके लिए स्पेसिफिक इंडेक्स हमारे पास है, इंडेक्स 102 शेयर बेस्ड पेमेंट में कवर करना पड़ेगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, टर्मिनेशन एंड द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ जिसका भी पेमेंट कर रहे हो वो आपके लिए शॉर्ट टर्म होगा। आफ्टर 12 मंथ जो भी पेमेंट कर रहे हो वो आपके लिए कौन सा होगा, तो लॉन्ग टर्म होगा। एग्जिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो भी पेमेंट कर रहे हो वो आपके लिए कौन सा होगा, तो टर्मिनेशन होगा। एंड आफ्टर रिटायरमेंट जो भी पेमेंट कर रहे हो वो आपके लिए कौन सा होगा, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट होगा। सैलरी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द शॉर्ट टर्म। टर्मिनेशन आपका रिटेंशन बोनस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द लॉन्ग टर्म। VRS is the best example of the termination and the pension is the best example of the पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। क्लियर, सिंपल मैं आपको याद कर दूं, मैंने शॉर्ट टर्म का अकाउंटिंग स्टार्ट किया था। शॉर्ट टर्म मतलब जिसका पेमेंट आपको विद इन 12 मंथ्स करना है। पूरे टॉपिक को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, पूरे टॉपिक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज आपका सैलरीज एंड वेजेस, जिसका अकाउंटिंग बहुत सिंपल था, पेमेंट कर दो तो टू बैंक अकाउंट, पेमेंट करना बाकी है तो टू पेएबल। अगर आपने एडवांस में पेमेंट करके रखा है तो वो प्रीपेड में चला जाएगा। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट को पेमेंट को कभी भी डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, रीजन उसका पेमेंट विद इन 12 मंथ्स हो ही जाने वाला है। पूरा खर्चा आप डेबिट कर दोगे पीएनएल में, पर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स, कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोले तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लाइक इंडेक्स 16 बोल रहा था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई भी सेल्फ जनरेटेड असेट के लिए अगर कोई भी लेबर को यूज कर रहे हो तो उसका खर्चा पीएनएल में डेबिट नहीं होगा, उसका एक्सपेंस असेट की कॉस्ट में डेबिट हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, उसके बाद सेकंड टॉपिक था शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस। उसमें मैं आपको याद करवा दूं, शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस हमारी लैंग्वेज में लीव इंकैशमेंट था। 2 पार्ट हो सकते हैं, नॉन अक्यूमुलेटिंग, अक्यूमुलेटिंग। नॉन अक्यूमुलेटिंग में टेंशन है ही नहीं, लीव यूटिलाइज कर दे तो उसके लिए अच्छा है, ना करे तो लैप्स हो जाएगा, उसको कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। पर इफ इट इज अक्यूमुलेटिंग, तो अक्यूमुलेटिंग में मैंने आपको 2 पार्ट किए थे, एक था वेस्टेड, दूसरा था नॉन वेस्टेड। वेस्टेड मतलब व्हाट, तो अब लीव के सामने मैं आपको कैश दूंगा। नॉन वेस्टेड मतलब व्हाट, लीव के सामने आपको कैश नहीं मिलेगा, लीव के सामने लीव मिलेगी। क्लियर। वेस्टेड होगा तो 100% एक्सपेंस, पर अगर नॉन वेस्टेड होगा तो वो एम्प्लॉय की हिस्ट्री चेक करके आपको चेक करना पड़ेगा कि वो नेक्स्ट ईयर कितना लीव यूटिलाइज करेगा। लॉजिक समझ लो क्यों ऐसा, क्योंकि वेस्टेड में कैश मिलने वाला है। एंड लॉजिक देखो तो अगर आपको कैश मिलने वाला है तो कोई छोड़ने वाला नहीं है, सब लोग कैश ले ही लेंगे। पर नॉन वेस्टेड में आप लीव यूटिलाइज नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट ईयर की एक्स्ट्रा लीव मिलेगी। एंड इट में भी पॉसिबल, बहुत सारे लोग लीव यूटिलाइज करें या ना भी करें, एंड उसके लिए हम क्या चेक करते थे, पास्ट एक्सपीरियंस। एंड प्रॉफिट शेयरिंग सिंपल था, अगर आपका कुछ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है पर कुछ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है तो भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान का अकाउंटिंग आज से स्टार्ट कर देना पड़ेगा। क्लियर। मैं आपको कौन से ऑर्डर में पढ़ाऊंगा वो बोल दूं। सबसे पहले हमने अभी तक देख लिया शॉर्ट टर्म, उसके बाद एक सिंपल वाला बीच में ले लूंगा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन। क्लियर। टर्मिनेशन में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, वो खतरनाक, उसमें कुछ होने वाला है। एंड द फोर्थ इज नथिंग बट आपका कौन सा लेंगे, लॉन्ग टर्म। क्लियर। हम ऑर्डर में बोल दूं, सबसे पहले शॉर्ट टर्म करेंगे, दूसरा करेंगे टर्मिनेशन, तीसरा करेंगे हम कौन सा, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, एंड फोर्थ करेंगे कौन सा, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। डन। पहले हम शॉर्ट टर्म का लिख दे। तो फ्रेंड्स टाइटल लगा दो, दैट इज नथिंग बट शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई बेनिफिट्स। क्लियर। तो वहां पे नीचे लिखना शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स मीन्स शॉर्ट टर्म employee benefit means those employee benefits which are to be settled, which are to be settled within 12 months from the end of
current year, from the end of current year. Clear? Next लिखना, short term employee benefits includes short term employee benefits includes फ्रेंड्स उसमें टोटल 3 पार्ट कर दो आप. ए, बी एंड फाइनली सी. ए में लिख देना सैलरी, वेजेस, आपका जो एवरी ईयर का नॉर्मल जो आपका बोनस होता है. दूसरा लिख देना शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस. आपको इजी लैंग्वेज में लिखना है तो लिख सकते हो, इट इज अवर लीव एंकेशमेंट. एंड सी करके लिख देना दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान. प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान. क्लियर? एंड अब एक एक करके उसका अकाउंटिंग हम लिखना स्टार्ट करें. वहां पे लिखना अकाउंटिंग फॉर ए करके लिखना अकाउंटिंग फॉर सैलरी, वेजेस एंड बोनस. क्लियर? वैसे ए बी सी टोटल 3 पार्ट में तीनों 3 का अकाउंटिंग में लिखवा रहा हूं. लिखो वहां पे फर्स्ट ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट्स. whose services have been received during the year should be recorded as an expense. क्लियर? जिस साल में आपको सर्विस मिला है उसी साल में आपको खर्चा भी रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा. नेक्स्ट लिखना ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडेस is to record expenses relating to employees on accrual benefit basis on accrual benefit basis. तीसरा लिखना any difference between the amount of expenses so recognized and the cash payments made during the period shall be treated as liability और प्रीपेमेंट. फ्रेंड्स लायबिलिटी कब होगा? अगर आपका एक्सपेंस 100 का है
पर अगर आपने जस्ट पेमेंट किया 80 का तो आप 20 रुपीज को लायबिलिटी मान लोगे। पर अगर आपका एक्सपेंस 100 का है, पर अगर आपने पेमेंट करके रखा है कितने का, 120 का, तो ऊपर के 20 रुपीज को आप क्या मान लोगे, प्रीपेड मान लोगे। क्लियर? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नोट लिखना, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट expenses should not be discounted. Clear? Next point लिखना, all expenses are charged to P&L unless some Ind AS requires specific accounting treatment. Some Ind AS requires specific accounting treatment. क्लियर? उसमें एग्जाम्पल लिख देना, Ind AS 16 property, plant and equipment requires that any labor expense related to self-generated asset should be capitalized with fixed asset. क्लियर? अगर आपने कोई भी लेबर को अगर आपने यूज किया है कोई असेट के कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी उसको जो भी पेमेंट कर रहे हो उसका खर्चा पीएनएल में डेबिट नहीं कर दोगे, उसका खर्चा कहां पे डाल दोगे, तो फिक्स असेट की कॉस्ट में ऐड कर दोगे। क्लियर? ये मेरा ए नंबर का पॉइंट क्लियर था। अब मैं करवा रहा हूं बी, उसका टाइटल लगा दो, अकाउंटिंग ऑफ शॉर्ट टर्म compensated absences. क्लियर? अकाउंटिंग ऑफ शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस, उसमें टाइटल लगाओ शॉर्ट टर्म, बीच में लिखना, मैं एक चार्ट जैसा करवा रहा हूं, कंपेंसेटेड एब्सेंसेस। क्लियर? ब्रैकेट में लिख देना दैट इज नथिंग बट लीव एंकेशमेंट। एंड उसके फ्रेंड्स आप टोटल मेन 2 पार्ट करोगे, एक होगा दैट इज नथिंग बट नॉन अक्यूमुलेटिंग एंड दूसरा होगा दैट इज नथिंग बट अक्यूमुलेटिंग। यानी याद करो फ्रेंड्स, अक्यूमुलेटिंग में भी 2 पार्ट थे, एक था वेस्टेड एंड दूसरा था दैट इज नथिंग बट नॉन वेस्टेड। क्लियर? तो वहां पे हम लिखते हैं फर्स्ट करके वेस्टेड, वेस्टेड के ब्रैकेट में लिख दो समरी की तरफ है दैट इज नथिंग बट कैश फॉर लीव। आपको लीव के सामने लीव नहीं मिलेगा, आपको लीव के सामने क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। क्लियर? तो वहां पे लिख दो इट इज एन एंटाइटलमेंट ऑफ कैश पेमेंट it is an entitlement of cash payment
इज नॉट कंडीशनल ऑन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? इस महीने यूटिलाइज नहीं किया मतलब सिंपल, इस महीने आपको एक्स्ट्रा पेमेंट दे देना पड़ेगा। इज नॉट कंडीशनल ऑन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? एंड नेक्स्ट लिख दो रिकॉर्ड 100% लायबिलिटी। इसमें कुछ एस्टिमेट नहीं करना है, रीजन क्योंकि आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको कैश मिलने वाला है। एंड दूसरा टाइटल लगा दो, दैट इज नथिंग बट अनवेस्टेड। अनवेस्टेड में लिख दो दैट इज नथिंग बट लीव फॉर लीव। अगर आप लीव यूटिलाइज नहीं करोगे तो लीव मिलेगा, कैश मिलने वाला नहीं है। क्लियर? इट इज एन एंटाइटलमेंट ऑफ it is an entitlement of extra leave against unutilized leave of previous periods। क्लियर? अगर पहले के पीरियड में अगर आपने कोई भी लीव यूटिलाइज नहीं किया है तो उसके सामने आपको क्या मिल जाएगा? लीव मिल जाएगा। रिकॉर्ड प्रोपोर्शनेट लायबिलिटी, पूरा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड प्रोपोर्शनेट लायबिलिटी बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। क्लियर? ज्यादा उसमें सोचने का नहीं, आपको पास्ट एक्सपीरियंस चेक कर लेने का। फॉर योर नॉलेज फ्रेंड्स, आज की तारीख में नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जो आपको सब कुछ कैलकुलेट करके दे देगा कि इस एम्प्लॉय का आपको एक्सपेक्टेड क्या है। डन? अच्छा, इसके रिलेटेड मुझे आपको एक एग्जांपल लिखवाना है, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग प्लान खत्म हो जाए और उसके बाद भी हम क्या करेंगे, तो थर्ड प्लान स्टार्ट करेंगे। तो अब सबसे पहले एक एग्जांपल लिख दो उसके नीचे। एंड मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, लिखो X Limited has X Limited has 100 employees. Each employee is entitled for 10 days sick leave. Unused sick leave is carried forward for 1 year. अगर आप यूटिलाइज नहीं करोगे तो आपका क्या हो सकता है? वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। एम्प्लॉई यूटिलाइज द लीव ऑन लिफो बेसिस। फ्रेंड्स, ये खतरनाक है। लिफो बेसिस मतलब व्हाट समझो, करंट ईयर के 10 दिन है, उसमें से मैंने 6 दिन का लीव यूटिलाइज कर दिया, मतलब कहने से मेरा 4 दिन का लीव अभी भी बाकी है। नेक्स्ट ईयर अगेन मुझे 10 दिन की लीव मिलेगी। अब जो 10 दिन की लीव मिलेगी प्लस कहने से प्रीवियस ईयर का 4 बाकी था, मतलब मेरा कहने से एक्चुअली 14 दिन हुए। तो अगर नेक्स्ट ईयर अगर मैं 12 दिन की लीव लेता हूं ना, तो वो कैसे कट होगा? पहले नेक्स्ट ईयर की 10 यूज हो जाएगी एंड बाद में जो मेरा ओपनिंग बैलेंस था ना 4, उसमें से 2 होगा। इसको बोलते हैं कि मैंने जो लीव यूटिलाइज किया वो मेरी कंपनी मुझे लिफो के हिसाब से दे रहा है। मतलब लिफो के हिसाब से मतलब व्हाट, नेक्स्ट ईयर का जो भी है वो सबसे पहले यूटिलाइज करो, उसके बाद अगर आपका प्रीवियस ईयर का कोई कैरी फॉरवर्ड करके आ रहा है उसके बाद उसमें से बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं आपको बोलूं मैंने नेक्स्ट ईयर अगर 8 दिन ही लीव यूटिलाइज किया है तो एक्चुअली कहने से मेरे पास 6 दिन बचना चाहिए। कैसे 6? तो नेक्स्ट ईयर के 10 में से 8 यूटिलाइज किया, मतलब नेक्स्ट ईयर के 2 बचने चाहिए एंड मेरे पास ओपनिंग वाले 4 थे पर 6 नहीं बचेंगे। रीजन, मेरी कंपनी मुझे जस्ट क्या बेनिफिट दे रही है, तो कि 1 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने का बेनिफिट दे रही है। तो आगे वाला 4 लैप्स हो जाएगा
एंड जो नेक्स्ट ईयर का 2 बचा ना, वही क्या होगा, मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा। मेरा क्वेश्चन में लिखा है कि आप कौन से हिसाब से दे रहे हो, तो कि लीफो के हिसाब से। क्लियर। नेक्स्ट लिख रहा हूं, ऑन 31st March 2020 on 31st March 20 average unused sick leave is 2 days per employee. Clear. Based on past experience, management expects that only 10% of employees will use 1 day from their carry forward leave. Salary per day per employee is rupees 1000. Calculate expense of short term compensated absences if, सबसे पहला कैलकुलेट करेंगे, अगर वो वेस्टेड है तो क्या हालत होगी। दूसरा चेक करेंगे, अगर वो नॉन वेस्टेड है तो हमारी क्या हालत होगी। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन की साइज जस्ट बड़ी होती है, बाकी एक्चुअली चेक करो तो इसमें कुछ नहीं होता है। मैं आपको सिंपल समझा दूं। वेस्टेड मतलब क्या था, तो कहना इसे लीव के सामने कैश था। अगर लीव के सामने कैश है तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, कोई छोड़ने वाला नहीं, आपको पूरे पूरा रिकॉर्ड कर देने का। 100 एम्प्लॉय थे, 100 एम्प्लॉय को 10 दिन देते हो, पर 10 दिन देते हो वहां से काम नहीं है। मेरे पास तो काम ये है कि बाकी कितना है, तो कहने से 2 दिन बाकी है। अगर 2 दिन बाकी है मतलब कहने से 200 लीव बाकी है। 200 लीव पर डे का खर्चा आपको बोले 1000 रुपए, तो सिंपल पूरे 2 लाख रुपए का पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो वेस्टेड में कोई टेंशन होने वाला नहीं है। कैसे करोगे, तो कि 100 एम्प्लॉइज को पूरा देना पड़ेगा, मतलब कहने से 2 डेज का पेमेंट करना पड़ेगा, एंड इंटू ₹1000। अगर ये कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना होने वाला है, 2 लाख रुपए का खर्चा आपको रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा। क्लियर। एंड दूसरा था वेस्टेड के बाद सेकंड कौन सा था, नॉन वेस्टेड। एंड इफ इट इज अ नॉन वेस्टेड तो कहने से आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको पास्ट एक्सपीरियंस चेक करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको क्या लग रहा है, ध्यान से सुनना। 100 एम्प्लॉइज थे मेरे पास, क्लियर। उसका 2 दिन का लीव बाकी है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट 10% एम्प्लॉय, मतलब 10 एम्प्लॉय, वो भी दो में से कितने डेज यूटिलाइज करेंगे, जस्ट 1 डे यूटिलाइज करेंगे। एंड मेरा खर्चा पर डे का कितने रुपए का था, 1000 रुपए का। 100 का 10%, 10 एम्प्लॉइज 1 डे, मतलब 10 लीव हुआ। 10 लीव के सामने 1000 रुपए, मतलब फ्रेंड्स मेरा खर्चा कितने रुपए का होगा, 10,000 रुपए का खर्चा हो गया। क्लियर। अभी भी बोल रहा हूं, इफ इट इज अ वेस्टेड तो आपको पूरा 100%, बट इफ इट इज अनवेस्टेड तो फ्रेंड्स आपको क्या चेक करना पड़ेगा, पास्ट एक्सपीरियंस चेक करना पड़ेगा। एंड अब जो मैं आपको लिखवा रहा हूं वो तीसरा प्लान लिखवा रहा हूं। एंड तीसरा प्लान हमारा कौन सा था, दैट इज समथिंग बट प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान। तो वहां पे टाइटल लगा दो फ्रेंड्स, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान। एंड वो जो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान होगा उसमें क्या होगा, तो उसकी थियरी लिख दो। अंडर प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान employees receive a share of profit only if they remain
with an entity for specified period. अगर वो स्पेसिफाइड पीरियड तक यहां पे रहेगा तो आपको बोनस मिलेगा, बाकी मिलने वाला नहीं है. क्लियर? तो नेक्स्ट लिखो, एन एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज हमको एक्चुअली पता ही नहीं होगा, इसलिए मैं स्पेसिफिकली आप अंडरलाइन कर देना. एन एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज एक्सपेक्टेड कॉस्ट. एक्चुअल तो आपको कैसे पता होगा? क्लियर? एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग when and only when first the entity has a when and only when entity has a present obligation to make such payments as a result of a past event, and दूसरा, a reliable estimate of obligation कैन बी मेड. क्लियर? अगर ऐसा है तो ही आप खर्चा रिकॉर्ड करोगे, बाकी नहीं करोगे. तो बस फ्रेंड्स, आज एक ही प्लान हम खत्म करते हैं, शॉर्ट टर्म वाला. दूसरा प्लान मैं चालू नहीं करवा रहा हूं आपको, पर यस, लेक्चर खत्म करें उसके पहले मैं आपको अभी तक मैंने आपको जो भी करवाया वो एक बार आपको रिवाइज करवा दो. फ्रेंड्स, इंडेस 19 नाम था एम्प्लॉय बेनिफिट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय? एम्प्लॉय मतलब कुछ नहीं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, स्किल्ड, अनस्किल्ड, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर. अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है वो हमारा एम्प्लॉय नहीं होगा, वो किसका होगा? तो मैन पावर एजेंसी का होगा. एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब व्हाट? तो एम्प्लॉय को दो या उसके रिलेटिव को दो, आइदर इन कैश दो या काइंड दो, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट दो या आफ्टर एम्प्लॉयमेंट दो. ईसॉप हम यहां पे कवर नहीं करेंगे, उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक इंडेस 102 था, शेयर बेस्ड पेमेंट. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट: शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, टर्मिनेशन एंड द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट. बैलेंस शीट डेट से विदिन 12 मंथ जो भी पेमेंट कर रहे हो आपके लिए कौन सा होगा? शॉर्ट टर्म होगा. आफ्टर 12 मंथ जो भी पेमेंट कर रहे हो आपके लिए कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म होगा. एग्जैक्ट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो भी पेमेंट कर रहे हो आपके लिए कौन सा होगा? तो कि टर्मिनेशन होगा. एंड आफ्टर रिटायरमेंट जो भी पेमेंट करो आपके लिए कौन सा होगा? तो कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट होगा. शॉर्ट टर्म का बेस्ट एग्जांपल इज द सैलरी. लॉन्ग टर्म का बेस्ट एग्जांपल इज नथिंग बट आपका रिटेंशन बोनस. टर्मिनेशन का बेस्ट एग्जांपल इज नथिंग बट वीआरएस. एंड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का बेस्ट एग्जांपल इज नथिंग बट अ पेंशन. शॉर्ट टर्म का अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया था. शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में मुझे आपको 3 पॉइंट सिखाने थे. पहला होता है सैलरी, वेजेस एंड बोनस वाला, वो नॉर्मल था. दूसरा होता है कौन सा? तो दूसरा है दैट इज नथिंग बट आपका शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस वाला. एंड तीसरा होता है कौन सा? तो का प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान वाला. सैलरीज एंड वेजेस के लिए सिंपल अकाउंटिंग अगर आपको समझा दूं, अगर उसका आपने पेमेंट कर दिया है तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करने का. पेमेंट करना बाकी है तो आपको पेएबल क्रेडिट करने का. अगर आपने पेमेंट ज्यादा भी कर दिया तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रीपेड करना पड़ेगा. शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का एक्सपेंस पूरे डेबिट कहां पे हो जाता है? पीएनएल में. पर अगर कोई स्पेसिफिक इंडेस उसका कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताए तो आपको फॉलो करना पड़ेगा. जो मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको इंडेस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट चेक करोगे तो वहां पे लिखा था सेल्फ जनरेटेड असेट के लिए अगर आप कोई भी लेबर को यूज कर रहे हो तो उसका खर्चा पीएनएल में डेबिट नहीं होगा, फिक्स असेट में आपको क्या कर देना पड़ेगा? ऐड कर देना पड़ेगा. दूसरा चीज मैं आपको समझा दूं, हमने स्टार्ट किया था शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस. फ्रेंड्स, आपको याद करो 2 चीज था. एक था दैट इज नथिंग बट नॉन अक्यूमुलेटिंग एंड अक्यूमुलेटिंग. नॉन अक्यूमुलेटिंग में कोई टेंशन नहीं था, आपका लीव कैरी फॉरवर्ड होने वाला नहीं है. पर अक्यूमुलेटिंग में क्या था? 2 चीज था, वेस्टेड एंड अनवेस्टेड. वेस्टेड मतलब व्हाट? तो कि लीव के सामने कैश मिले. पर अनवेस्टेड मतलब व्हाट? तो कि लीव के सामने लीव मिले. इफ इट इज अ वेस्टेड तो आपको 100% खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा. बट इफ इट इज अनवेस्टेड तो आपको पास्ट एक्सपीरियंस आपको चेक करना पड़ेगा. एंड प्रॉफिट शेयरिंग प्लान तो आप अगर आपको एम्प्लॉइज को बोल रहे हो कि अगर कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर यहाँ पे रहोगे तो हम आपको प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो उसके लिए आपको कहने से अगर आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, आपको एक्सपेक्टेड कॉस्ट का रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हो तो वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो. क्लियर? बाकी के जो भी प्लान है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. If you like this video, share it with your friends.
Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.